हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कितनी यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया है, कितनी यूनिट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे मस्ट होता है सिलेबस। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे कि पीवाईक्यूज़ में कौन कौन सी किस तरीके के किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें एग्ज़ाम की नीड को समझना होगा। यदि हम इस तरीके से पिन पॉइंट स्टडी करते हैं तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी। तो हमें क्या करना है कि अच्छे से सिलेबस को समझना है। यू नीड टू हैव अ क्लियर फोकस ऑन योर सिलेबस। हमें अपना 20% एफर्ट्स दे के 100% जनरेट करना पड़ेगा रिजल्ट को। हम करते क्या है कि हम अपना 80% देने की जगह पे 20% देते हैं और हमें फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमने सही से सिलेबस को ही नहीं समझा है। हमें अपना सिलेबस ही याद नहीं है तो आप उसके टॉपिक कैसे पढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं कि किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार वही का वही क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो सिलेबस को अच्छे से समझिए और आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप एक ऐसा इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए कि आपको वो मेहनत ना लगे, वो आपको एक एडवेंचर लगे। क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में कंडक्ट होता है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद में प्रीलिम्स वाला जो ओएमआर शीट पे आपको फिल करना पड़ता है। फिर जो सेकंड फेज़ होता है वो आपका मेंस होता है। मींस आपको उसमें लिखित में पेपर होंगे आपके। और जो थर्ड फेज़ होता है वो इंटरव्यू होता है। जब आप ये तीनों फेज़ क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपकी फाइनली पोस्टिंग होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में कैसा पेपर होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? तो 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। मीन्स आपका जो सिलेबस है, जनरल सिलेबस, जिसमें आपको हिस्ट्री और साइंस और सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये 200 अंक का पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण मीन्स सी सेट का पेपर होता है, जो 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको जनरल मैथ्स, रीजनिंग और कुछ ऐसे मतलब जो डिस्कशन वाले टॉपिक होते हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग और भी कॉम्प्रिहेंशंस ये सब आएगा उस पेपर में। तो ये सेकंड पेपर होता है। ये जो सेकंड पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब तक आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो चेक नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले सी सेट में अपनी पकड़ बनानी है कि आपको एटलीस्ट, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 मतलब जो 200 अंक हैं, मतलब जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 40 क्वेश्चन आपकी सही होनी चाहिए। मतलब आपको 80 नंबर 200 में से लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर चेक होगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आपको एक एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उनमें से एक टिक करना है। और अभी तक एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब हम सिलेबस पे ही बात करते हैं, बाकी सब ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को समझिए और उसको अपनी यूनिट वाइज जिस जिस भी कॉपी में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कॉपी के फ्रंट पेज पे आप सबसे पहले उस यूनिट का सिलेबस लिख लीजिए। ये बेस्ट वे है प्रिपरेशन का। सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है प्रीलिम्स के सिलेबस को। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। देखिए, अब मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो प्रमुख राजवंश मतलब जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनको पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है मध्य प्रदेश का, तो आपको वो पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं कौन सी हैं? स्थापत्य कला क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, लोकगीत, संगीत, त्योहार। फिर मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इतने टॉपिक आपको मध्य प्रदेश के कवर करने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश की जो यूनिट 1 है हिस्ट्री की, जो प्रीलिम्स में सिलेबस दिया गया है, जिसमें बहुत सारा आपको, जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख राजवंश आपको मेंस में भी मिल जाएंगे
और जो मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं, पर्यटन है, ये सब आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो यदि आप प्रीलिम्स में मेंस के हिसाब से तैयार कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है मध्य प्रदेश का भारत का इतिहास। जो यूनिट सेकंड है उसमें भारत का इतिहास बताया गया है। इसमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, मतलब आपको पूरा जो एंशियंट से लेके मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर बताया गया है, उनकी घटनाएं, प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। यदि आपने ध्यान से सिलेबस को समझ लिया तो सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिखी है ना कि मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, हो सकता है 11 नंबर में आपको यही क्वेश्चन बना के दे दे, या फिर आपको दे सकता है कि मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। किसी वंश को उठा के भी पूछ सकते हैं कि आप मुगल के टाइम का बताइए कि मुगल में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इसलिए आपको ये पहले सिलेबस समझना है और उसके बाद इसी यूनिट से लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन था या उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को देखना है कि जो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे मतलब सिलेबस में है या हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। और फिर दिया है 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार कौन कौन से हैं। तो जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए हैं उनमें जो जो आंदोलन हुए हैं हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, कैसे पूरा इंटीग्रेटेड इंडिया बना और उस किस तरीके से पुनर्गठन हुआ, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता के बाद की बात है, मतलब कि 1948 के बाद कैसे कैसे जो आज हम देखते हैं कि कितने राज्य, कितने यूटीज़ हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश का इतिहास दिया था, यूनिट थर्ड में मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है। तो इसमें मध्य प्रदेश के वन, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग, कुल मिला के आपको पूरा मध्य प्रदेश ही पढ़ना है। उनने डिवाइड कर दिया है कि मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर जो पॉइंट्स दिए हैं हमें सबसे पहले उसको तैयार करना है। फिर भारत और विश्व का भूगोल दिया है, तो भारत और विश्व के भूगोल में, भारत के भूगोल में आपको भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश पढ़ना है। फिर प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सब पढ़ना है। तो जैसे आप हर दिन हम करंट अफेयर में कुछ स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कौन सी स्कीम चल रही है, कौन से खनिज प्रदेश कहाँ के लिए फेमस हैं, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका वहाँ से भी कंप्लीट हो सकता है। फिर सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हमें जनसंख्या, मतलब पूरी जनगणना पढ़नी पड़ेगी, जो 2011 की है, कब जनगणना शुरू हुई, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता और जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पढ़ना है। फिर आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, जिसमें उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके क्वेश्चंस, मतलब यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है ना तो ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग होते हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा, तो ये आपके मेंस में भी है। कितना सारा सिलेबस, वही है प्रीलिम्स और मेंस का सेम सिलेबस है। फिर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, अब देखिए इसमें आपको मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये भी मेंस का टॉपिक है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जनगणना, तो आपको जो 2011 वाली जनगणना है उसके पूरे आंकड़े याद होने चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास, कैसे कैसे विकास हुआ 1956 से लेकर वर्तमान तक। मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो सारे उद्योग, मतलब कृषि आधारित कौन से हैं, वन आधारित कौन से हैं, आपको सारी इंडस्ट्री पढ़नी है। फिर मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा तो उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था,
अब देखिए इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। अब वैसे तो आपको सारे अधिनियम पढ़ने हैं, लेकिन जो अलग से मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, जैसे 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, तो ये 2 एक्ट का हमें एक एक पॉइंट, मतलब इसकी शुरुआत से लेके इसके अंत तक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर संविधान सभा कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर थे, कब क्या किस चीज़ को लागू किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, तो राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल, संसद के आर्टिकल, कार्यपालिका में कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था क्या है। फिर ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आपको दिए गए हैं टॉपिक, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात और वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं में आरबीआई पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी क्या है, एनएसई क्या है, और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, एनबीएफसी क्या हैं। फिर साइंस एंड टेक की यूनिट 7 आने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनडायरेक्टली उन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको न्यूटन का 3rd लॉ भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें आफबाउ का रूल भी पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, उन तीनों के अंतर्गत जो भी बेसिक प्रिंसिपल हैं साइंस के, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो मेंस में तो ये पूरी यूनिट ही अलग से दी गई है, तो आप इसको यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस में भी ये टॉपिक काम में आ सकता है। फिर पर्यावरण और जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, पोषण आहार, पोषक तत्व, फिर मानव की संरचना। अब देखिए जैसे मानव की संरचना दिया है, तो ये तो एक टॉपिक दिया है। अब मानव की संरचना में तो सारे सिस्टम आते हैं। मानव की संरचना में आपको उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा, पाचन तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा, फिर किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मानव की संरचना में, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने बोन्स हैं, कितना क्या है, मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि हर एक टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर कृषि उत्पाद तकनीक कौन कौन सी है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। तो ये वाला टॉपिक भी मेंस का टॉपिक है। ओके, यूनिट 7 तक हमने पढ़ लिया अभी। फिर यूनिट 8 जो है वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसे हम डेली पढ़ते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और स्थान, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो डेली में जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो एक महत्वपूर्ण घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएस पर अपना जजमेंट दिया है, तो वो एक महत्वपूर्ण घटना है। इस तरीके से जो भी हर दिन महत्वपूर्ण घटना होती है, हमें वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। फिर भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। इसलिए मैं जब भी करंट अफेयर डिस्कस करती हूँ और उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, उसको हम अलग से मेंशन करके पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट है। तो जो भी खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, अभी जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 5th नंबर के, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन कौन से पुरस्कार मिल रहे हैं, कौन कौन सी खेल संस्थाएं हो रही हैं, तो वो हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना पड़ेगा और एमपी के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो 9th नंबर की यूनिट है वो पूरी कंप्यूटर से रिलेटेड है, और जो 10th नंबर की यूनिट है वो पूरे आयोग से रिलेटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, सूचना संचार तकनीकी क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और ई कॉमर्स, ये दिया गया है। और फिर 10th यूनिट में क्या दिया गया है, इसमें सारे आयोग दिए गए हैं। देखिए इतने सारे आयोग दिए गए हैं, जिसमें संवैधानिक और मतलब जो विधिक हैं सभी प्रकार के आयोग हैं, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग, फिर राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कैग, नीति आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, महिला कमीशन, बाल संरक्षण आयोग, एसटी एससी आयोग, ओबीसी आयोग, फिर सूचना आयोग और सतर्कता आयोग।
ये सारे आयोग हमें पढ़ना है, ये प्रीलिम्स में भी हैं और बहुत सारे आयोग इनमें मेंस में भी हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट तो तैयार हो ही जाएंगे। तो आपको इन सारे आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर हम ये सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो पढ़ाती हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये हम रैंडमली पढ़ रहे हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम जो भी पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप यूनिट वाइज देख लीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ाऊँ, रैंडमली कोई टॉपिक लेके ना पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें कि आपको कौन सी यूनिट शुरू करनी है। आई होप आपको ये जो सिलेबस है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में किस यूनिट में कौन सा पार्ट बताया गया है। और ये बिल्कुल मान के चलिए कि यदि आपको अपना सिलेबस पता है और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक, जैसे मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एमपी जीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अभी तक जितना एमपी पढ़ाया है उन सब के जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं। और भी साइंस के, पॉलिटी के आर्टिकल्स वाले और इकोनॉमी के, स्कीम के, मैंने बहुत सारे लगभग 100 एबव वीडियोस बने हुए हैं। आप ज़रूर देखें विद्याश्री एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।